सभी छात्रों को जय हिंद। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 जीके जो आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए, जैसे कि अभी आने वाला है आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम, आरआरबी और टेक्नीशियन और एएलपी का एग्ज़ाम का तो एडमिट कार्ड आ चुका है, ठीक है। उसके बाद आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम होगा, तो आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो आज से डेली टॉप 10 जीके का हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो कि काफ़ी डिटेल में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर नए नहीं हैं तो सब इस चैनल को अपने जितने भी दोस्तों लोग हैं उसके साथ शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है, ठीक है। गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? तो गैलियम जो तत्व है, अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे तो आपको ये बात पता होगा कि गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक 31 है। कितना है? 31 है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, है ना, ठीक है। तो इसी तरीका से आपको लगभग 60 तक परमाणु क्रमांक याद करना है, क्योंकि रेलवे का जो एग्जाम होता है या फिर कोई भी एग्जाम है, उसमें पीरियोडिक टेबल से 1 से 2 क्वेश्चन पक्का 100% रहता ही रहता है, ठीक है। तो गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? 31 है। तो 34 किसका है भाई? दिमाग में आना चाहिए। तो 34 है सेलेनियम का, ठीक है। किसका है? सेलेनियम। 34 किसका है? सेलेनियम। और 44 किसका है? 44 है रुथेनियम का। और 45 किसका है? रेडियम का, ठीक है, रेडियम का, है ना। क्लियर है? चलिए ठीक है। और गैलियम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। गैलियम हाथ की गर्मी से आसानी से पिघल जाता है, ये एक ऐसा तत्व है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जिसका ऑप्शन है, डॉक्टर विजय एल केलकर, डॉक्टर वाई वी रेड्डी, डॉक्टर श्री एन के सिंह, डॉक्टर मतलब श्री सी राजन। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी पुराना है, ठीक है। ये क्योंकि मैंने इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाया है, तो 12वें वित्त आयोग के बारे में पूछा है, लेकिन वर्तमान में अभी 16वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है, ठीक है। वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा श्री रंगराजन, लेकिन हम लोग को 15वें वित्त आयोग और 16वें वित्त आयोग के बारे में जानकारी होना ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वर्तमान में भी 16वां वित्त आयोग चल रहा है। तो 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है पनगड़िया, ठीक है। इनका पूरा नाम अगर बताया जाए तो अरविंद पनगड़िया। 16वें के कौन है? याद रखिएगा, यहाँ जगह कम है, तो अरविंद पनगड़िया, ठीक है। ये 16वें के है। एपी हम शॉर्ट में लिख दिए हैं, आप इसको लिख लीजिएगा अपना नोटबुक में। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एपी पनगड़िया। और इससे पहले जो 15वें वित्त आयोग था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे बताइए? तो इसके अध्यक्ष थे हमारे एन के सिंह जी। इस काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं एन के सिंह, ठीक है। क्लियर? बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? इसका ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन इसका आंसर होगा? आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? अनिश्चितता का सिद्धांत जो है बर्नर हाइजेनबर्ग ने दिया था। किसने दिया था? बर्नर हाइजेनबर्ग ने प्रतिपादित किया था। ये जो बर्नर हाइजेनबर्ग थे ना, ये जर्मन के वैज्ञानिक थे, ठीक है। जर्मन के वैज्ञानिक थे, ठीक है। ये जर्मन के वैज्ञानिक थे। कौन सा वैज्ञानिक? भौतिकी वैज्ञानिक। इसने क्वांटम यांत्रिकी में अपनी मूलभूत योगदान के लिए जाने जाते थे। उनके दिए गए अनिश्चितता के सिद्धांत को अब क्वांटम यांत्रिकी की एक आधारशिला मानी जाती है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन यूनेस्को के अंतर्गत शामिल विश्व स्थल में नहीं है? ठीक है, कौन नहीं है? एलिफेंटा की गुफाएं, रानी की वाव, हुमायूं का मकबरा, चार मीनार, कौन नहीं है बताइए? ठीक है, तो ये हो जाएगा चार मीनार को आपका यूनेस्को साइट में नहीं शामिल किया गया। चार मीनार को यूनेस्को साइट में नहीं शामिल किया गया, जिसको हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोलते हैं,
उसमें शामिल नहीं किया गया है किसको, चार मीनार को। बाकी एलिफेंटा की गुफाओं को शामिल किया गया है। एलिफेंटा की गुफाएं है कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में बताइए। रानी की बाव, रानी की बावली लिख दिया, रानी की बाव, और हुमायूं का मकबरा। रानी की बाव एक्चुअली में अब जो आप 100 का नोट देखते हैं नया वाला ना, उसमें उसका तस्वीर है। और एलिफेंटा की गुफाएं जो है ये आपका महाराष्ट्र में है, और रानी की बाव गुजरात में है। ठीक है। और यूनेस्को का फुल फॉर्म कौन बताएगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, फिर से बोल देते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। ये क्या करती है, दुनिया भर की जो पुराने पुराने चीज़ होते हैं या फिर कुछ अजूबे वाला चीज़ होते हैं, उसको अपने साइट में, अपने लिस्ट में डालते हैं ताकि लोग उसके बारे में जानें, और वहाँ का वहाँ पर लोग घूमने आए, बहुत ज़्यादा नहीं कुछ। ठीक है, तो ये सब कहानी है। वर्तमान में भारत का जो में यूनेस्को जो साइट है वो 43 हो चुका है। ये 2024 का हम आंकड़ा बता रहे हैं। ठीक है, 43 हो चुका है। अगर आप लोग 2022 का किताब पढ़े होंगे तो उसमें 41 था। तो ये सब चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये करंट अफेयर भी है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडम गिलक्रिस्ट का उपनाम क्या है। अब ये कौन है भाई, एडम गिलक्रिस्ट का उपनाम क्या है। सच बताया तो इसका नाम बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन ये भी एग्जाम के क्वेश्चन में आ चुका है। तो ये जो है आपका चर्ची है। ठीक है, चर्ची है। ये एक्चुअली में एक क्रिकेट खिलाड़ी है ना, बस इससे ज़्यादा मत जानिए। चलिए नेक्स्ट, छठा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है। 8वीं अनुसूची के बारे में बात हो रहा है, हम लोग 12 अनुसूची के बारे में पढ़ चुके हैं। तो 8वीं अनुसूची संबंधित है, क्या है भाई 8वीं अनुसूची में, तो हम लोग कुछ और पढ़े थे। हाँ, ऑप्शन है। ठीक है, पहला नंबर में है मूल अधिकार, दूसरा में है आधिकारिक भाषा, तीसरा में है मूल कर्तव्य, और चौथा में है न्यायालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आधिकारिक भाषा। ठीक है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में क्या है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, लेकिन जब संविधान बना था तो मात्र 14 भाषाएं थी। जब संविधान बना था तो कितना भाषा थी, मात्र 14 भाषा थी। ठीक है, फिर आपका 1967 में 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया, सिंधी को जोड़ा गया। 1967 में सिंधी को जोड़ा गया, और 1992 में 3 भाषा को जोड़ा गया, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। किसको किसको जोड़ा गया, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। कब जोड़ा गया, 1992 में। तो कितनी भाषा हो गया, 14 1 15, 15 3 18 भाषा हो गया। फिर 4 भाषा जोड़ा जाता है 2003 में। ठीक है, कब जोड़ा जाता है, 2003 में। 4 भाषा कौन कौन सा, पहला तो मैथिली, ठीक है, उसके बाद संथाली झारखंड का, उसके बाद बोडो, उसके बाद डोंगरी। ठीक है, कौन कौन सा भाषा, मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी। ये 2003 में जोड़ा जाता है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो कुल मिला के कितना भाषा हो गया, 22 भाषा। लेकिन जब संविधान बना था तो 14 भाषा था। 15वां भाषा कौन हुआ, सिंधी। 16वां, 17वां और 18वां भाषा कौन हुआ, नेपाली, कोंकणी, मैथिली। और 2003 में जोड़ा गया है किसको, मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी। थोड़ा सा गिजमिज हो जा रहा, लेकिन सुन के आप लोग याद कर सकते हैं। अगर आप नोट बनाते हैं तो इसको लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे संविधान में कितनी अनुसूची है, 12 अनुसूची है। 12 अनुसूचियों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, 12 अनुसूचियों को डिस्कस करेंगे। मैं शॉर्ट में यहाँ लिख दे रहा हूँ। पहला अनुसूची में क्या है, राज्य के बारे में बात किया गया। दूसरा अनुसूची में पैसा से रिलेटेड है, पैसा मतलब पेंशन और सैलरी। जो भारत के मुख्य मुख्य पदाधिकारी होंगे उनका
पेंशन और सैलरी के बारे में डिस्कस किया गया। तीसरा में क्या है, शपथ के बारे में है, ठीक है। तीसरा में क्या है, शपथ है। चौथा में क्या है, राज्यसभा में हर एक राज्यों का कितना प्रतिनिधित्व होगा, इसके बारे में है। पांचवा में क्या है, पांचवा में है अनुसूचित क्षेत्र। क्या है, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति, यानी एसटी के बारे में बोला गया है, अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बोला गया है। छठा में क्या है, असम, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को कुछ स्पेशल दर्जा दिया गया है, ठीक है। ये कितना में है, छठा में है। सातवां में क्या है, सातवां में है शक्तियों का विभाजन। राज्य और केंद्र के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वो सातवां में है। और इसके तहत 3 तरह की सूची आती है। पहला संघ सूची, इसमें कानून केंद्र सरकार बना सकती है। दूसरा राज्य सूची, इसमें कानून राज्य सरकार बना सकती है। और तीसरा समवर्ती सूची, ठीक है। क्या, समवर्ती सूची, इसमें कानून कौन बना सकती है, इसमें दोनों कानून बनाती है, ठीक है। दोनों का अलग अलग क्षेत्र डिस्कस किया हुआ है। अगर कोई चीज़ नहीं लिखा गया है इसमें तो वो राज्य, उसके बारे में जो देश है यानी संघ है वो कानून बनाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कौन है, सातवां। आठवां में बता दिए हैं, भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषा। और नौवां में है, ठीक है, 9वीं अनुसूची, 1951 में इसको जोड़ा गया था। ये पहला भारतीय संविधान संशोधन था। इसमें अगर किसी चीज़ को रख दिया जाता है तो उस पर चैलेंज नहीं किया जा सकता, जैसे भूमि सुधार कानून इसी में रखा गया था। 10वां में क्या है, दल बदल कानून, नेता लोग दल बदलू होते हैं। और यहाँ से हम याद करवाए थे कि 5 साल के लिए वोट दो, यानी 52वां संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें दल बदल कानून के बारे में व्याख्या की गई थी। 11वां में है पंचायत, ग्राम पंचायत। और 12वां में है नगर निगम, ठीक है, यानी नगर पंचायत। हो गया 12 अनुसूची कंप्लीट। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, क्या कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य बन सकता है? तो आपके पास क्या जवाब है? दोनों सदन यानी कौन कौन सा सदन होता है? एक होता है उच्च सदन, एक होता है निम्न सदन। उच्च सदन यानी राज्यसभा का भी सदस्य, और निम्न सदन यानी लोकसभा का भी सदस्य। तो क्या दोनों का सदस्य कोई बन सकता है? तो क्लियर से जवाब है, नहीं बन सकता है, ठीक है। दोनों का सदस्य नहीं बन सकता है, ठीक है। कोई भी जो व्यक्ति है दोनों सदनों का सदस्य नहीं बन सकता है, यानी दोनों सदस्य का सदस्य, मतलब दोनों सदन का सदस्य चुना जाता है तो एक सदन की सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा, ठीक है। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ, क्या वित्तीय आपातकाल के दौरान? नहीं, वित्तीय आपातकाल के दौरान भी वो नहीं बन सकता है, ठीक है। और राष्ट्रीय आपातकाल के भी दौरान ये नहीं बन सकता है। यहाँ पर आपको बताना है कि राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है और वित्तीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, ठीक है। इसका आंसर जरूर दीजिए अगर आपको पता है, और नहीं पता है तो हम बताएंगे कमेंट में, आप हमसे जरूर पूछिए। चलिए 8वां नंबर में आते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ठीक है, कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है, ठीक है। कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। भारतीय सशस्त्र बल यानी जो तीनों सेना है, थल सेना, जल सेना और थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इनका सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। सिर्फ करने के लिए होता है ना। युद्ध या शांति की घोषणा भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। संघ के सभी कार्यपालिका कार्य उनके नाम से किए जाते हैं, और अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के में निहित होती है। भारतीय राष्ट्रपति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है, ठीक है। और भी बहुत सारा चीज़ है। राष्ट्रपति का पद आर्टिकल 52 में दिया गया है। राष्ट्रपति क्षमादान दे सकते हैं अनुच्छेद 72 के तहत। 61 के तहत उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है, और भी अन्य अन्य चीज़ है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करती हैं। ये सब इम्पोर्टेंट है, इसीलिए दोबारा हम डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था? ठीक, नील विद्रोह, कुछ याद आया नील विद्रोह से? नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था?
ठीक है, तो नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था? नील सत्याग्रह नहीं है, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह का बात नहीं कर रहे हैं, नील विद्रोह का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ था पश्चिम बंगाल में। कहाँ हुआ था? ये हुआ था पश्चिम बंगाल में। बंगाल के किसानों के द्वारा 1859 से 60 में ये किया गया था। ठीक है, और एक है नील दर्पण नाटक जो था, उसके उसको जो किए थे वो दीनबंधु थे। ठीक है, मतलब नील दर्पण नाटक दीनबंधु के द्वारा किया गया था, जिसमें नील किसानों की दुर्दशा के बारे में दिखाया गया था। ठीक है, और वह नील के कारण एक चंपारण सत्याग्रह हुआ था, गांधी जी किए थे। ठीक है, वो अलग है। क्लियर है? चलिए 10वां नंबर, सूर्य और मंगल ग्रह के बीच कितनी दूरी है? तो सूर्य और मंगल ग्रह के बीच कितनी दूरी है? ठीक है, तो ये है आपका 227.9 मिलियन। कितना है? 227.9 मिलियन किलोमीटर। क्लियर है? सूर्य और मंगल के बीच का दूरी पूछा है। ठीक है, तो मंगल ग्रह के बारे में जान लेते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आयरन ऑक्साइड के कारण, है ना। मंगल का जो वायुमंडल है वहाँ आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। और अगर सीरियल में देखा जाए तो सूर्य मंगल जो है सूर्य से लगभग चौथा ग्रह है। ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, सॉरी, हाँ ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इस तरीका से। चलिए, जय हिंद। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, इसमें दी हुई जानकारी पसंद आया होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी लोगों तक इसको बांटिएगा, यानी शेयर कीजिएगा। चलिए, जय हिंद। कहाँ से इसको बंद करें?